वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग एसएससी जीडी का जो 2024 एग्जाम हुआ है सेट 4 करने जा रहे हैं। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये सिंप्लीफिकेशन का है पहला क्वेश्चन। इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। जैसे 443 माइनस 226 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 का मान क्या होगा। बुडमास में सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे तो इसको एज इट इज लिखेंगे। 443 माइनस 2 से जब डिवाइड किया जाएगा 226 को तो ये आएगा 113 इंटू 5। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 443 माइनस 565। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 5 में से 4 जाएगा तो 1। लेकिन ये माइनस में क्यों? क्योंकि इसका साइन जो है वो माइनस है, माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा माइनस 122, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है, तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है। देखिए मार्क प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्क प्राइस 11,800 रुपये, 11,800 रुपये। इसके बाद सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी, वो कितना दिया हुआ है 7,788। तो आपको बताना है कि कितना छूट मिल गया, तो यहाँ से कितना कम हो गया। ये 7,788 इसको घटाइएगा, 11,800 माइनस 7,788, 10 माइनस 8 2 होगा, फिर 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 7 0, 11 में 7 जाएगा तो 4, यानी 4,012 इसका डिस्काउंट मिल गया। ये क्या है? यह है डिस्काउंट। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं, उसका डिस्काउंट परसेंट निकालना था, डिस्काउंट परसेंट, यानी डिस्काउंट मिला है 4,012 का, और डिस्काउंट मिलता किस पे है? डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, यानी नीचे लिख देंगे 11,800 मल्टीप्लाई विथ 100। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यह आ गया 118, इसको 2 से काटिएगा तो 20 0 6, इसको 2 से काटिएगा 2 × 10 बचेगा 1, 2 9 18, अभी 59 आ गया। इसको अब 59 को जब आप इससे डिवाइड कीजिएगा ना 2006 को, तो अब 59 ये अगर 60 रहता तो लगभग 3 बार जाता थी, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार हम लोग करेंगे। 3 9 27 का 7, 3 × 15 और 2 कैरी था तो ये 17 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यह आ जाएगा 236। 59 से कितना बार 236 आएगा, तो अगर ये 60 रहता तो 4 बार में करते तो 240 होता, ये 4 कम होगा, यानी ये 236 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। ऐसे भी 4 9 36, 4 × 20 और 3 23, यानी इसको जब सोल्व कीजिएगा 2006 डिवाइडेड बाई 59 तो आपका आंसर आएगा 34%। 34% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर दिया गया, तो उनके अंक का सही औसत क्या है। यानी जो औसत है वो 130 दिया हुआ था, लेकिन एक क्या हुआ है, एक मिस्टेक हो गया है। यहाँ लिख लेते हैं करेक्ट और यहाँ लिख लेते हैं रॉन्ग। सही में क्या था? तो सही में था कि 32 के स्थान पर 23, यहाँ लिखना था 32, लेकिन लिखा गया है कितना 23। तो जो हम लोग का एवरेज था, एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ था 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 था, ये 130 नंबर था। 13 विद्यार्थी का एवरेज मार्क्स जो था, एवरेज मार्क्स 130 था, लेकिन गलती से क्या हुआ, लिखना था 32 और ये लिखा गया 23, यानी कितना कम लिखा गया, तो 9 कम लिखा गया। तो जो सही एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज जो होगा ना, करेक्ट एवरेज मार्क्स जो होगा, करेक्ट एवरेज मार्क्स वो क्या होगा, तो गलती से 130 लिखल था, 130 तो होगा ही होगा, ये जो 9 कम लिखा गया इसका मतलब कि एवरेज मेरा कम आया होगा, एवरेज और ज्यादा आना चाहिए था। ये जो 9 है ये बढ़ जाएगा किस में, ये बढ़ जाएगा 13 में। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो जाएगा 130, अगर इसको 90 भी कुछ समय के लिए मान लेते हैं तो 7 बार तो नहीं जाएगा, 7 से कम बार जाएगा। तो 130 में देखिए 130.69 है, 88 है, 131 132, ये दो तो होगा ही नहीं,
ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये दोनों में देखना है, तो इसमें होगा ऑप्शन 1, क्योंकि इस 7 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 0.69 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 130.69, यानी ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि सोनू अकेले एक मेज को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 2.5 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों के बाद 50 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए, सोनू किसी काम को 125 दिन में करता है, जबकि मोनू जो है अकेले इसे 2.5 दिन में बना सकता था, 250 दिन में। ये दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों का एलसीएम जो लेंगे वो टोटल वर्क होगा, तो 125 और 250 का एलसीएम 250 होगा। इसका मतलब कि टोटल जो है 250 यूनिट है। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। जब इसको हम लोग टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टाइम से, तो यहाँ से इफिशियंसी आएगा, इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे। इससे करेंगे तो 1 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। मोनू 75 दिन है, तो लिखेंगे वर्क डन बाय मोनू इन 75 डेज। 75 दिन में मोनू कितना काम किया होगा? तो मोनू का क्षमता जो है, ये देखिए इफिशियंसी है, इफिशियंसी मतलब काम करने की क्षमता, और ये टोटल वर्क है और ये है टाइम। तो इसमें 75 दिन में मोनू कितना काम किया होगा? तो मोनू का इफिशियंसी इनटू टाइम होता है वो टोटल वर्क निकालने के लिए। तो इफिशियंसी 1 है और ये 75 दिन तक काम किया है, इसका मतलब कि मोनू 75 यूनिट काम किया होगा। मोनू 75 यूनिट काम किया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 50 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? और जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क यानी शेष काम, शेष काम कितना बच गया? 250 में से 75 यूनिट इन लोग मोनू कर दिया है, तो बचा कितना? ये बच जाएगा 175 यूनिट। अब इस 175 यूनिट को किसको करना है? ये करना है सोनू को। तो सोनू को कितना समय लगेगा? सोनू को टाइम कितना लगेगा? टाइम निकालने के लिए रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी ऑफ सोनू, जिससे काम करवाना है उसका इफिशियंसी डिवाइड कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क था कितना? 175 और सोनू का इफिशियंसी है 2। जब इसको डिवाइड किया 2 8 16, 1 बचेगा, फिर 2 7 14, फिर 1 बचेगा, यानी 87.5 डेज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 87.5, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा हुआ है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। मार्क प्राइस अपने आप में 100%, यानी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य वो अपने आप में 100% होता है। कारण कि उसके क्रय मूल्य, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। हम लोग मान लेते हैं कि जो सीपी होगा, सीपी 100 यूनिट है। अब इसको बढ़ा करके लिखा गया है एमपी, जो है एमपी इससे 20% एक्स्ट्रा है, 20% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा? 100 का जितना भी परसेंट निकाले उतना ही होता है, इसमें 20 यूनिट जुड़ जाएगा। इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस है 120 यूनिट है, 120 यूनिट। अब आगे क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपए में बेची जाती है, 20 रुपए इसमें डिस्काउंट करने के बाद, इसमें 20 रुपए कमी करने के बाद ये जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य है, कह रहा है कि 220 में बेचा जाता है। 220 में कब? जब इसमें से 20 रुपए हम लोग कम कर रहे हैं, 20 रुपए क्या कर रहे हैं? कम। 20 कम करने पर इसमें 220 में बेच रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मार्क प्राइस कितना रहा होगा, मार्क प्राइस 20 रुपया कम करने पर 220 में बेच रहा है, इसका मतलब कि मार्क प्राइस 220 प्लस 20 यानी 240 रुपया रहा होगा। क्योंकि अगर छूट नहीं देता, 20 रुपया जो छूट नहीं देता, छूट इसी में मिलता है मार्क प्राइस पे ही, तो 220 प्लस 20 यानी 240 होता। हम लोग का अनुसार जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस 120 यूनिट है और इस 120 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 240।
1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 120 दूना 240, 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपये है। निकालना था इस क्वेश्चन के लिए कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, कह रहा है कि 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ कितना होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे कि सीपी कितना है। सीपी अगर हम लोग निकालें तो सीपी होता है 100 यूनिट। 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का वैल्यू 2 है तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 रुपये, यानी क्रय मूल्य आ गया 200 रुपये, विक्रय मूल्य इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 220। तब प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का, और निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 20 का प्रॉफिट हुआ है कितना पे, 200 पे, इंटू में कर देंगे 100। 100 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 10 बार में, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 10%, यानी ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। देखिए 1 रुपया को हम लोग लिख सकते हैं 100 पैसा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 रुपया को लिख सकते हैं 100 पैसे। इस 100 पैसे में कोई आदमी 35 आम खरीदता है, 35 मैंगो खरीदता है। आगे लिख रहा है कि 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि हो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है, यह है सीपी यानी है क्रय मूल्य। तो अगर हमको 30% की हानि करना है तो 100 में से 100 का 30% यानी 30 पैसा कम कर देंगे तो कितना होगा, 70 पैसा। यानी इस 70 पैसा में हमको कितना बेचना होगा, तो 35 मैंगो बेचना होगा। जब 70 पैसा में 35 मैंगो बेचना है तो इसको कट कीजिए, 2 से कीजिए, इसको कट कीजिए 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पैसा में 1 मैंगो, 2 पैसा में 1 मैंगो, इसलिए 100 पैसा में कितना मैंगो होगा, 100 पैसा में 50 मैंगो। इस 100 पैसा को हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपये, 1 रुपये, यानी 1 रुपये में कितना मैंगो, 1 रुपये में हम लोग को 50 मैंगो बेचना होगा, यानी ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, x1, x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90 दिन, 45 और 67.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ये क्वेश्चन अच्छा टाइप है, पहले ही काम छोड़ दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या समझना है कि जो काम छोड़ के जा रहा है उसको रोक लेंगे और उसको काम, उसका जितना दिन रोकेंगे उसका काम को ऐड कर लेंगे। ऐसे होगा क्या, ऐसे करने से तीनों रेगुलर हो जाएंगे। जैसे अब यहां हम लोग देख लेते हैं, x1 जो है, x1 उसको समय कितना लग रहा है, x1 को समय लग रहा है 90 दिन। x2 जो है, x2 उसको समय कितना लग रहा है, तो x2 को लग रहा है 45 दिन। और जो x3 है, x3 उसको कितना समय लग रहा है, तो x3 को लग रहा है 67.5 दिन, 67.5। पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, 5 से काटिए इसको 2 बार में, 5 से काटिए तो 5 से कम 5, 1 बचेगा, 5 दिए 15 बचेगा, फिर 50 25, यानी 135 बटा में 2 दिन। अब यहाँ निकालेंगे एलसीएम, 90, 45 और 135 का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा जी, देखिए इसका एलसीएम जो निकालिएगा 90, 45, 135 का, तो 135 दिया गया संख्या में सबसे बड़ा वाला एलसीएम होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा। 135 गुना होगा 270, 270 देखिए 90 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम होगा 270 यूनिट। क्योंकि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ 2 है, तो 1 1 2 का एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। यानी एक लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, तो 270 यूनिट इसका आ गया टोटल वर्क। जब इसको 90 से डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ आएगा 3, और जब इसको 245 से कर रहे होंगे तो यहाँ आएगा 6, और जब इसको 135 से कर रहे हो तो 2 बार में और 2 ऊपर जाकर गुना होगा, यानी 4। इफिशियंसी हम लोग को पता चल गया कि x1 का इफिशियंसी 3 है, x2 का इफिशियंसी 6 है, और x3 का 6 यूनिट पर डे ना, 6 यूनिट पर डे, 3 यूनिट पर डे, इस तरह से आई 4 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x1, x2 और x3, x1, x2 और x3 एक काम को तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। इसका मतलब कि अगर रेगुलर बनाने के लिए x2 का 13 दिन का काम निकाल लेंगे, वर्क डन बाय x2 इन 13.5 डेज, इन
13.5 डेज, यानी 13.5 दिन में x2 कितना काम किया होगा। x2 का एफिशिएंसी 6 है तो जाएगा 6 गुने 13.5, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, 6 कम 6 और 2 8। इसका मतलब 81 यूनिट ये काम कर दिया है। ठीक है, अगर इसको 13 दिन ही 13.5 दिन अगर ये रहता साथ में तो 81 यूनिट काम करता। तो हम लोग देखेंगे तीनों को समय कितना लगा, x1 + x2 + x3, इस तीनों को समय कितना लगेगा जब इन लोग रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर हो जाएगा क्यों, क्योंकि इन लोग जितना काम कर x2 जितना दिन पहले काम छोड़ रहा था उसको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। तो 270 यूनिट पहले से था और 81 यूनिट इसको रोक लिए जो पहले जा रहा था। डिवाइड किससे करेंगे तो तीनों की क्षमता से, 3 + 6 + 4, इसको जब जोड़ेंगे तो 270 और 80 जगह 350, यानी 351 में 6 × 4 = 10 और 3 = 13, 13 से जब भाग करेंगे इसको तो आ जाएगा 13 दूना 26, बचा कितना तो बच जाएगा 9, 13 × 7 = 91, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 27 दिन। 13 से एक बार में, 13 से 27 बार में, यानी ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन 1 जो है वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है कि विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक मिलता। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पास मार्क्स इक्वल टू पास मार्क्स कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि दोनों का पास करने का जो कंडीशन है वो सेम होगा। जैसे फर्स्ट के लिए जो पास मार्क्स होगा, फर्स्ट के लिए पास मार्क्स और सेकंड के लिए पास मार्क्स दोनों का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों का पास करने का जो मार्क्स है वो सही होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। पहला जो है 32% लाया और वो 15 अंकों से फेल हो गया, 32% लाया। इसका मतलब कि अगर ये 15 नंबर इसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। और दूसरा है लाया है 57%, बट वो परसेंटेज पासिंग से 10 नंबर एक्स्ट्रा ला लिया, तो इसको 10 नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये पहुंच जाएगा पासिंग पे। अब इसको लिखेंगे 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स इक्वल टू 57% माइनस 32%, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, यानी 25 मार्क्स। इस 57 में से 25 घटाइएगा 32 दिया जाएगा 25%। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1% जो है वो 1 मार्क्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से 25 से 25 का होगा, कट जाएगा। 1 मार्क्स इक्वल टू यानी 1 मार्क्स जो है 1% के बराबर होगा। हमको निकालना है परसेंटेज पास मार्क्स। परसेंटेज पास मार्क्स लिखा है, इसका मतलब कि दोनों पास मार्क्स है। इससे भी बनाइए तो सेम आंसर आएगा, या फिर इससे बनाइए तो भी सेम आंसर आएगा। तो कोई एक से चेक कर लेते हैं। यह पास मार्क्स 32% प्लस 15 नंबर, इसको हम लोग परसेंट को ऑलरेडी परसेंटेज में ही रहने देंगे और इसको चेंज कर देंगे। 1% जो है 1 नंबर के बराबर है, तो 15 नंबर जो है किसके बराबर होगा, 15% के बराबर होगा। अब 32 और 15 कितना होगा जी, तो 32 और 10 42 और 5 47%, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 26 रुपए कम पर बेचा होता, उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है लगभग सब एग्जाम में पूछता है। आप 10th बेस पे दीजिए तो भी, इंटर पे दीजिए या फिर ग्रेजुएशन पे दीजिए, लगभग ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन। इसको केयरफुली समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सीपी यानी क्रय मूल्य। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि अंकित वस्तु को 10% कम हानि पर बेचता है, मतलब कि अगर कोई चीज 100 रुपया के लिया होगा, अगर कोई चीज 100 यूनिट का होगा तो 10% लॉस पे दे रहा है, 10% लॉस। इसका मतलब कि दे कितना में रहा है, इसके लिए एसपी जो जाएगा वो 90 यूनिट हो जाएगा। 90 यूनिट क्यों, क्योंकि 100 का जितना परसेंटेज निकालिए उतना ही होता है, तो 10% निकालिए तो 10 होगा। एक दूसरा कंडीशन लिखा हुआ है इसमें कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, 100 नहीं, इस पे 30% कम पर खरीदा होता, इसका मतलब इसमें से 30 यूनिट माइनस कर देंगे, तो 100 में से 30 माइनस कीजिए, इसका मतलब कितना होगा 70 यूनिट। उस स्थिति में क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और 26 रुपये कम में बेचता तो 10% का लाभ होता। यानी अगर वो 70 यूनिट में खरीदा होता तो इसको 10% का प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट।
इसका मतलब कि 70 का 10 में कितना होगा जी? 7 होगा। 10 में 1 यानी कितना में बेचता? 77 में बेचता। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि और इसे 26 रुपए कम में बेचता। हम लोग कौन सारी कितना कम बेच रहा है? तो हम लोग कौन सारी 90 से हो रहा है 77, यानी 13 यूनिट का कमी कर रहा है। ये कितना यूनिट कम कर रहा है? 13 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया हो कि 13 नहीं, वो 26 रुपए कम बेचता है, तो लिखेंगे सिंस 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 26 रुपए है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जी? 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, इसलिए सीपी अपने आप में 100 यूनिट होता है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 100, दैट मीन्स 200 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड। 10 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं के कितने गुना हो जाएगी? देखिए, कोई भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है या फिर 100 यूनिट होता है। अब अगर आप इस पे इंटरेस्ट जोड़िएगा तो 100 से जो अमाउंट होगा इससे ज्यादा होगा, 100 से प्लस होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 गुना हो जाती है, इसका मतलब कि 100 से कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। 100 से 700 होने में समय कितना लगा? तो समय लगा इसमें 10 साल, यानी 10 ईयर्स। इस 100 से 700 होने में कितना परसेंट बढ़ गया? इसको बोलते हैं एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज नेट एसआई। ये कितना यूनिट बढ़ गया? तो 600 यूनिट बढ़ गया। 600 यूनिट बढ़ने में 10 साल लगा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 1 साल में 60 यूनिट बढ़ा होगा। 1 साल में 60 यूनिट। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितने गुने हो जाएगी? 20 वर्ष में। 1 साल में जब 60 यूनिट हो रहा है, 1 साल में 60 यूनिट, तो 20 साल में कितना होगा? 20 साल में हो जाएगा ये 60 गुने 20, यानी 1200 यूनिट। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि यह स्वयं के कितना गुने हो जाएगी, तो अगर शुरू में 100 था, अब हो जा रहा है 1200 एक्स्ट्रा, यानी कितना हो जा रहा है? 1300। यानी इस शुरू में अगर P था तो हो जाएगा A2, यानी दूसरा अमाउंट। और कितना में? तो दूसरा जो टाइम है वो 20 साल में। 20 साल में क्या गुना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ से 100 से ही 1200 बढ़ जा रहा है। ये 1200 यूनिट क्या है? तो ये 1200 यूनिट एसआई को डिनोट करता है, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पृथ्वी के पास नाशपाती और आडू 10:13 के अनुपात में है। सेलिन के पास नाशपाती और आडू जो है 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आडू 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आडू अधिक अनुपात में है? रेशियो देखिए, रेशियो बताना है जी, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे शुरू में कौन था? पृथ्वी के पास जो फ्रैक्शन है वो 10:13 है। इसको लिख देंगे 10/13 और गुने 100। नेक्स्ट है सेलिन। सेलिन के पास कितना है? तो सेलिन के पास है 7:9। इसको लिखेंगे 7/9 गुने 100। और विक्रम के पास है 5:7। विक्रम के पास है 5:7 इंटू 100। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 1000/13। इसको सोल्व किया तो आएगा 700/9। इसको सोल्व किया तो आएगा 500/7%। यानी अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13 सतह 91, बचाएगा कितना? 9। तो 90 हो जाएगा। 13 छक 78, मतलब 76 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें कीजिएगा तो 9 सतह 63, बचेगा फिर 7, 9 सतह 63, 77 पॉइंट समथिंग आएगा। इसमें किया तो 7 छक 42, बचेगा 8, 80 हो जाएगा। 7 सतह 49, 7 बार लगाते हैं ना, 7 सतह 49, एक बचेगा, यानी 71 पॉइंट समथिंग होगा। तो किसके पास ज्यादा हुआ जी? सेलिन के पास ज्यादा हुआ। किसके पास ज्यादा हुआ? सेलिन के पास। इसमें 77 पॉइंट समथिंग, उसमें 76, इसमें 71। तो सही जवाब हो जाए इसका सेलिन। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है कि 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है।
6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात करना है इसमें। देखिए तो यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट एज, और ऊपर में लिख लेंगे 6 years एगो, यानी 6 वर्ष पहले का एज। और यह वर्तमान, तो चूंकि रेशियो फॉर्म में है इसको हम लोग लिख लेंगे 3x 5x और ये 7x। 6 साल पहले कितना रहा होगा, तो 3x माइनस 6, 5x माइनस 6 और 7x माइनस 6। हालांकि 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 वर्ष पहले इन लोग का योग था 3x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6 प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 87। 3 और 5 8 और 7 15x, 6 6 12 और 6 18 इज इक्वल टू 87। ये जाएगा 15x इक्वल टू 87 प्लस 18। जब आप इसको जोड़िएगा तो 8 7 15, 8 1 9 1 10, 105। 15x का वैल्यू 105 है, तो 15 से इसको काट दिए कितना बार में, 7 बार में, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 आएगा। अब निकाल दीजिए 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 गुने 7 यानी 21, 5x यानी 5 इंटू 7 दैट मीन्स 35, और 7x दैट मीन्स 7 इंटू 7 यानी 49। 21, 35 और 49, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 के पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 35 के पावर 1 कीजिए या 2 कीजिए या कितना भी कीजिए, लास्ट में अगर ये 5 है तो अंतिम इकाई अंक जो होगा वो 5 ही होगा, और जब उसको 10 से आप भाग दीजिएगा तो उस स्थिति में जो शेषफल आएगा रिमाइंडर वो हमेशा कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमेशा 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 5, यानी ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को। देखिए 2016 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 32 गुने 6 माइनस 26 गुने 3 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 4 से किया था 4 5 20, 0 डालेंगे, 4 चौके 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, 6 3 18 1 19 माइनस 26 दिया 78। जब आप इसको प्लस कीजिएगा तो ये जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा 9, 696 माइनस 78, जिसको सब्ट्रैक्ट किया तो 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में 7 जाएगा तो 1, यानी 618 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होगा, यानी टीएसए ऑफ स्फीयर का होता है, तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कि 3.5 गुने 3.5। जब आप पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको फ्रेश करके लिख लेते हैं, 4 गुने 22 गुने 35/10 गुने 35/10। इसको काटिए तो 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। तो आपको करना होगा कितना, 22। अच्छा इसका 22/7 होता है, तो इस 7 से इस 7 भी कट जाएगा, तो 22 गुने 7 यानी कितना आएगा जी, 22 गुने 7 154, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 में है कि एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी समान चाल में 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि की जाती है। तो बताना है कि बस की समान चाल कितनी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 10th इंटर ग्रेजुएशन तीनों लेवल में देखने को मिल सकता है। तो एक क्वेश्चन देख करके डिसाइड नहीं करना होगा ये क्वेश्चन जीडी का है तो बाकी एग्जाम में नहीं काम आएगा, या क्वेश्चन सीधे से नहीं पूछ सकता है, एमटीएस नहीं पूछ सकता है। इसको भी अच्छा समझेंगे। पहले हम इसको शॉर्टकट देख लेंगे, यानी कि इसको हम लोग पहले बाई ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको बनाएंगे कैसे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था एक बस निर्धारित समय में 60 मिनट देरी से रवाना होती है,
डिस्टेंस कितना है जी? तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। पहला ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। अगर बस 60 किलोमीटर पर आवर से जाता तो 300 डिस्टेंस करने में 300 बटा में 7 यानी 5 घंटा लगता। और कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दिया जाए, 10 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर जाए। इसका मतलब कि 300 को जब हम लोग 70 की स्पीड से चलते तो कितना समय लगता? 0 0 कट जाएगा, 7 से किया तो 7 चौक 28, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे, 7 दूना 14, लगभग 4.2 आवर्स लगभग निकाल ले रहे हैं। तो ये दोनों के बीच जो गैप है, क्या ये दोनों के बीच गैप 1 घंटा का है? यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा था कि 60 मिनट से रवाना होती है। क्वेश्चन में कहा ना कि 60 मिनट देरी से रवाना होती है, इनमें तो 60 मिनट डिले नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड चेक करते हैं। अगर स्पीड 40 रहता तो 300 बटे में 40, ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा, पॉइंट देंगे, 7.5 आवर्स। स्पीड अगर बढ़ाते 10 तो हो जाएगा 50, 50 से करेंगे तो 6 घंटा। तो क्या ये दोनों का जो गैप है वो 1 घंटा है? 1 घंटा तो नहीं है, इसका मतलब कि भी खत्म। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है 30, तो 30 है। अगर हम लोग 30 की स्पीड से जाएंगे तो 300 को डिस्टेंस को 30 से जाने में 10 घंटा लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाते हैं 300 को, अगर हम लोग 40 से जाते तो 7.5 अभी जस्ट बताए थे। तो क्या ये दोनों के बीच गैप 1 घंटा का है? नहीं है, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को आसानी से टिक मार सकते हैं, ये आंसर होगा। ऐसे हम लोग अभी चेक कर भी कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग 50 की स्पीड से जाते 300 को तो समय कितना लगता? तो समय लगता है 6 घंटा। लेकिन इसी 300 को अगर हम लोग 10 बढ़ा के जाते तो 60 से जाते तो समय कितना लगता? 5 घंटा। तो देखिए 1 घंटा के बीच में डिले हो जा रहा है ना, 6 से 5, यानी इसमें कितना समय हो रहा है? 1 घंटा का डिले। 1 घंटा का मतलब कितना मिनट? 60 मिनट। और क्वेश्चन में भी था 60 मिनट। देखिए यहाँ 60 मिनट का डिले। तो ऑप्शन से हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर किसी को लगे कि ऑप्शन से नहीं, इसको हम पूरा ही सोल्व करें, तो इसको हम लोग फ्रेश पेज लेकर के समझा देते हैं। देखिए शुरू में क्या था? तो डिस्टेंस था। शुरू में जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस वो कितना है? 300 किलोमीटर है। और 60 मिनट देरी से रवाना होती है 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक जाने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर की विधि क्या आती है? हम लोग मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो है, स्पीड उसको मान लेते हैं S1। शुरू में लेकर आया स्पीड S1। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 300 बटा में T1। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा, स्पीड जब हम लोग बढ़ा रहे हैं तो S1 प्लस 10 वृद्धि की जाती है। तो उस स्थिति में समय का होगा, तो समय 1 घंटा कम, 1 घंटा देरी से रवाना होती है, यानी T1 माइनस 1। तो बस कि आपको समान चाल बताना है। देखिए यहां से इस S1 के जगह पे, इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। इस S1 के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? तो 300 बटा में T1, इसमें प्लस ये हो जाएगा 10 बराबर का होगा। तो 300 बटा में T1 माइनस 1। T1 लिखे या फिर T लिखे, एक ही बात है। हम लोग अब T ही लिख करके सोल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा? तो 300 बटा में T प्लस 10, एलसीएम ले लेते हैं इसको। T1 लिखे या T भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। 300 प्लस ये हो जाएगा 10 T1, और ये बटा में क्या होगा? T1 बराबर 300, और ये हो जाएगा T1 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300 T1 से इसमें गुना करेंगे तो प्लस 10 T1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 से जब करेंगे तो माइनस में 300, और ये माइनस में हो जाएगा 10 T1, और इस बराबर हो जाएगा 300 T1। T1 से तो T1 कट ही जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपको क्या? यहाँ बच जाएगा 10 T1 स्क्वायर माइनस 10 T1 माइनस 300, और बराबर का होगा 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। जोड़ने या घटाने पर 300 गुने 10 यानी 3000 आना चाहिए, और अंतर होना चाहिए 10 का। तो हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 10T स्क्वायर माइनस 60T1 प्लस 50T1 माइनस 300 बराबर 0। जब इसमें से कॉमन लीजिएगा 10T1 तो अंदर में बच जाएगा T1 माइनस 6। जब इधर से हम लोग कॉमन लेंगे प्लस 50, तो यहाँ बच जाएगा T1 माइनस
6 इज इक्वल टू 0। इसको और लिखना चाहे तो 10 T1 प्लस 50 और ये हो जाएगा T1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 T1 प्लस 50 इक्वल टू 0 और एक बार लिख लेंगे T1 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो T1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6, यहाँ से तो T1 का वैल्यू निगेटिव आएगा -50 बटा में 10, यानी यहाँ से -50 आएगा -5 आएगा। तो हम लोग समय कभी निगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, टाइम को हम लोग लेंगे इसको। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आप स्पीड बताइए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना था, तो डिस्टेंस था 300 किलोमीटर और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 6 घंटा। तो 300 बटे में 6, इसका सही जवाब होगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप बेसिक से सोल्व कीजिएगा तो इतना लंबा जाएगा, तो कहीं अच्छा रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं 48 माइनस 20 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। इसको सोल्व किएंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 20 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो भी 12 हो जाएगा सोल्व करेंगे तो। इसको और लिखना चाहे तो 48 से 12 जाएगा तो कितना होगा 36, और 36 को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से तो कितना आना चाहिए 3, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कह रहा है कि यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्यों में हुई प्रतिशत कमी कितना है। शुरू में कितना था 800, अभी कितना हो गया 720, इसका मतलब कि इसका प्राइस में कितना कमी हो गया। तो प्राइस में जो कमी हुआ है, प्राइस में कमी वो कितना कमी हो गया 80 का, तो लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस, मूल्य में कितना कमी हो गया। तो 80 कमी हुआ है कितना पे 800 पे, इंटू में कर देंगे 100। जब आप इसको कट किया तो 100 से चल जाएगा 8 बार में, 8 से चल जाएगा 10 बार में, यानी इसके प्राइस में कितना कमी हुआ है 10% कमी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 kg है। यदि कक्षा में 33 kg और 39 kg भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि टोटल वेट ऑफ पहले से कितना विद्यार्थी थे तो 22, यानी 22 स्टूडेंट। 22 विद्यार्थियों का कुल कितना होगा जी, तो एवरेज इंटू नंबर, एवरेज 42 था तो हो जाएगा 42 गुने 22, 22 दूना 44, 22 चौ 88 और 4 92, यानी 22 विद्यार्थी का वजन जो था वो 924 kg था। यदि 2 नए विद्यार्थी शामिल किया जाए, देखिए 2 और नए 2 न्यू स्टूडेंट आएंगे ग्रुप में, 2 न्यू स्टूडेंट आएंगे, 2 न्यू स्टूडेंट। तो अब एज कितना होगा, तो अब जो टोटल एज होगा, टोटल वेट जो होगा, टोटल वेट वो 924 प्लस 33 प्लस 39, ये जाएगा 4 3 7 और 9 16 का 6 2 3 5 3 8 और 1 9 और ये 9, ये 996 kg होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज, न्यू एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट, 24 विद्यार्थियों का नया औसत का होगा। तो 996 बटा में 24, 24 से किया 24 चौ 96 बचेगा 3, हो जाएगा 36, 24 से कम 24 बचेगा 12, पॉइंट डालेंगे 0 होगा, 24 बचे 120, यानी 41.5 kg इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें लिखा हुआ है कि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 है और 14,400 है। तो बताना है कि मूलधन कितना है। इसमें दो चीज एब्सेंट है, आप चाहे अगर इसमें सोचिए कि हम कोई फार्मूला लगा दें तो इम्पॉसिबल की फार्मूला लगा के बन पाए। इसको हम लोग रेशियो सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, और ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइम यहाँ पर लिख लेंगे SI
और यहाँ पर लिख लेंगे CI। सबका कॉलम अलग बनाते हैं ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर यानी पहले साल, यहाँ लिख लेते हैं सेकेंड ईयर दूसरे साल, क्योंकि 2 ही वर्ष दिया हुआ है। और इसमें हम लोग कर लेंगे टोटल, इसमें हम लोग कर लेंगे टोटल। क्वेश्चन में दिया कि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित यही जो है 12,800 है। जब 2 वर्ष में साधारण ब्याज 12,800 है तो एक वर्ष में कितना होगा 6,400, फिर अगला बार 6,400। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो 6,400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस बार भी मिलेगा 6,400, लेकिन इस पर भी कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, तभी तो ये हो जाएगा 14,400। तो कितना होगा जी, ये हो जाएगा 6,000 12,800 और मिला 14,400, जबकि इसमें 2 साल में 12,800 हो रहा है। तो 0 0 14 में से 8 जाएगा तो 6 और यहाँ से हो जाएगा 1, यानी 1,600 रुपया इसको और मिला है जी। ये जो 1,600 रुपया और मिला है वो किस पे मिला है, ये 1,600 रुपया मिला है इस 6400 पे, इस पे, क्योंकि CI में क्या होता है इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रेट, यहाँ से क्या निकाल लेंगे रेट, यानी कैसे कितना परसेंट था। 1,600 रुपया इंटरेस्ट मिला है कितना पे 6400 पे, इंटू में कर देंगे 100, 2 0 2 0 कट जाएगा, 16 से काटिएगा इसको तो 100 बार में 16 से ही 4 बार में 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी इसमें रेट कितना दिया है जी 25%। अगर SI की बात किया जाए तो 1 साल में परसेंटेज नेट जो SI होगा, परसेंटेज नेट SI इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, 1 साल में साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज होता है R इंटू T%, मतलब कि 25 गुने 1 25% होगा। और हम लोग कौन सा दिया हुआ है 6400, लिखेंगे सिंस 25% का वैल्यू जो है वो 6400 है। और हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है मूलधन। मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन अपने आप में 100%। 25 से 100 काटिए, 25 से 1 बार में 25 दूना 50, बचे कितना 14, यानी 140 हो गया। तो 25 बचे 125, बचे कितना तो 15, यानी 150 हो जाएगा। तो 25 छक्का 150, यानी 256 बार में चल गया। 1% का वैल्यू जो है, 1% का वैल्यू 256 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 256 गुने 100, यानी 256 पे 20। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखिए इसमें सेट 4 तक पूरा कंप्लीट करा दिए। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन था ये, इसमें रेगुलर एक वीडियो या एक या दो वीडियो डेली अपलोड होगा SSGD के रिगार्डिंग। और दूसरा बात है कि जो लोग को समझ आ रहा है ऑनलाइन में, तो मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, काली मंदिर रोड बाईपास, इसमें काली मंदिर से नीचे मिशन स्कूल रोड है, जहाँ पे बगल में अपना गुरुकुल है, इसके आगे में जाइएगा तो मिशन स्कूल रोड है, उसके जस्ट न्यू बैच स्टार्ट है। इसका टाइमिंग आपको बता दें, सुबह में आप 6 से 10 आ सकते हैं, शाम में 3 से 6 आ सकते हैं, जिसमें कि आपको फाउंडेशन बैच मिलेगा। और टारगेट बैच का टाइमिंग लगभग 8 से 11 या फिर 7 से 10 रहेगा। तो आज इतना ही रखते हैं।